जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल नैरेटिव में। आज की क्लास में हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पार्लियामेंट पढ़ा था, तो पार्लियामेंट जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है लेजिस्लेचर का, विधायिका का, तो सेम लेवल पे आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य की जो असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, जैसे पार्लियामेंट है आपका, पार्लियामेंट में आपका क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर के आपका पार्लियामेंट बनता है। उसी तरीके से आपका स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द गवर्नर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपके लोअर हाउस को बोलते हैं और काउंसिल आपका अपर हाउस को बोलते हैं, और फिर गवर्नर, इन तीनों को मिलाकर के स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना। राज्य की विधानसभा, राज्य का विधान परिषद एंड देन गवर्नर, राज्यपाल। तो विधानसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और विधान परिषद को अपर हाउस बोलते हैं। जैसे आपका राज्यसभा को अपर हाउस बोलते थे और लोकसभा को लोअर हाउस। ध्यान दे तो सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं होता, कुछ कुछ राज्यों में ही होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधानसभा। देखिए स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ बोले तो नंबर ऑफ मेंबर्स, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम स्ट्रेंथ असेंबली की मिनिमम स्ट्रेंथ 60 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी 500 होनी चाहिए। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा एज पर देयर पॉपुलेशन, राज्यों के जनसंख्या के अनुसार। और राज्यों के अनुसार ये भिन्न करेगा। जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है, हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, वो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की है, दैट इज 403। और जो लोवेस्ट है ये सिक्किम की है, 32। तो सिक्किम, गोवा, मिजोरम, पुडुचेरी, ये आपके 60 से कम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनके एक्सेप्शंस हैं, इन चारों राज्यों के। तो इनको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। इलेक्शन कैसे होता है, तो आपका जो लोग होते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इनको। जो जनरल इलेक्शन होगा स्टेट में, उसमें आपका एमएलए यहाँ से जो चुने जाएंगे, यहाँ से जो मेंबर्स चुने जाएंगे, उनको एमएलए बोलते हैं हम, एमएलए। तो एमएलए आपका इलेक्ट करते हैं, होते हैं आपके बाय द पीपल। ओके, जैसे लोकसभा में आप डायरेक्ट इलेक्ट करते हो लोकसभा मेंबर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ऑफ लोकसभा, तो उस तरीके से आपके एमएलए डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। गवर्नर को नॉमिनेट करने का यहाँ पे एंग्लो इंडियंस का कम्युनिटी का एक ऑप्शन था कि वो नॉमिनेट कर सकते थे, जहाँ पे एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं थे। बट ये वाला प्रोविजन एज पर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब रिवोक कर दिया गया है, तो इसीलिए मैंने इसको कैंसिल कर रखा है। रिजर्वेशन देखा जाए तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स के लिए सीट्स में रिजर्वेशन होती है। जैसे सेंटर में होती है ना, 15% रिजर्वेशन फॉर एससी एंड 7.5% फॉर एसटी। टर्म देखे तो टर्म जो होता है ना, जैसे लोकसभा का 5 साल होता है, उसी तरीके से राज्यसभा विधानसभा का भी 5 साल होता है। देखिए विधानसभा कई मायनों में आपका जो लोकसभा है उससे कोरिलेट करेगी, अपार्ट फ्रॉम सम स्पेसिफिक मैटर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स यहाँ पे नहीं हो सकते, और अल्टीमेटली वो सेंट्रल है तो उसके पास में ज़्यादा पावर आएगा, क्योंकि रेजिडरी पावर उसके पास में है, और ये थोड़ा डिफरेंस है। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें सेम होंगी। आपका टर्म कंप्लीट होने से पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, अगर गवर्नर इसके लिए रिकमेंड करें, तो गवर्नर के द्वारा ये रिजॉल्व किया जा सकता है 5 ईयर के पहले पहले। क्या असेंबली का टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है, तो हाँ, 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस केस में 1 साल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड होगा, यानी 5 साल से 6 साल हो सकता है ना। और ये पीरियड कई बार एक्सटेंड होगा, बट नॉट मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम। जैसे एक साल करके एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार में ही आपने 4 साल एक्सटेंड कर दिया, 1 साल करके एक्सटेंड कर सकते हैं बस, है ना। और ये एक्सटेंशन जैसे ही इमरजेंसी आपका खत्म होता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्सटेंशन को फिनिश कंप्लीट ही करना होगा। उसके 6 महीने के अंदर अंदर इस एक्सटेंशन को एब्जॉल्व करके फिर से इलेक्शन करा करके फिर से स्टेट असेंबली फिर से बनानी होगी। क्वालिफिकेशन देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स के बनने का, देखिए सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, और 25 साल से कम इनकी आयु नहीं होनी चाहिए, मतलब ये 25 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशंस, अदर क्वालिफिकेशंस जो कि पार्लियामेंट बताए एज पर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो टाइम टू टाइम पे क्वालिफिकेशंस बताते हैं, वो आपका उन सारे को फॉलो करे। तो मेजर फॉलोज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन यही आपके 3 है
है ना। सिटीजन 25 ईयर्स ऑफ एज, रजिस्टर्ड वोटर। और पार्लियामेंट जो प्रिस्क्राइब करे एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कानून बना करके। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन सेम है जैसे कि आपका सेम लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, आप क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन करते हैं, दल बदल करते हैं, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। वो वाले प्रोविजन सेम यहाँ पे अप्लाई हैं। और अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है ना, ऐसा कार्यालय जिससे उनको वित्तीय लाभ हो, तो उस केस में अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक्सेप्ट एक्सेप्शन मिनिस्टर, अ मिनिस्टर इन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। डिस्क्वालिफिकेशन आपका गवर्नर डिसाइड करेंगे आफ्टर ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनका इलेक्शन भी कौन कराता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो आपके गवर्नर के रिकमेंडेशन पे, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के से ओपिनियन लेकर के गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का डिस्क्वालिफिकेशन। और डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड होगा आपका डिफेक्शन, कि आपने जो दल बदल किया, एक एक जैसे बीजेपी के नाम से आप इलेक्ट हुए और इलेक्ट होते ही आप कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, तो इस केस में आप डिफेक्ट कर लिए जाओगे, क्योंकि करप्शन को रोकने के लिए किया जाता है। बट इसमें ध्यान दें, अगर जैसे सपोज बीजेपी के 90 मेंबर्स इलेक्ट हुए एंड कांग्रेस के भी 90 मेंबर्स इलेक्ट हुए, और कांग्रेस के 1/3 यानी कि 30 मेंबर्स आपके डिफेक्शन के थ्रू आपके बीजेपी में आ गए, है ना। ये है आपका कांग्रेस बीजेपी। तो यहाँ पे 1/3 मेंबर्स अगर आएंगे तो फिर ये डिफेक्शन माना जाएगा, ये सारे बीजेपी के मेंबर्स बन जाएंगे। बट अगर 29 मेंबर्स भी होते हैं 1/3 से कम, तो फिर ये सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सैलरी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है, स्टेट लेजिस्लेटर डिसाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। रेजिग्नेशन, ये अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देते हैं। स्पीकर ऑफ, जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, उस तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी स्पीकर होते हैं। स्पीकर आपके उन्हीं मेंबर्स में से इलेक्ट होते हैं। स्पीकर टॉपिक में देखें, स्पीकर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फंक्शन क्या होता है? तो ये आपका डिसेंसी और डिकोरम मेंटेन करते हैं असेंबली में, प्रिसाइड करते हैं, ये लोगों के डिस्कशंस को हेड करते हैं, ये सुनते हैं, और लोगों को, बाकी लोगों को ऑप्शन देते हैं, बोलने का मौका देते हैं। तो ये सारा स्पीकर का काम होता है। और ये स्थगित करते हैं असेंबली को, सस्पेंड्स द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, है ना। तो अगर कोरम नहीं मीट कर रहा, कोरम क्या है? 10%। अगर 10% नहीं है तो उस केस में ये असेंबली को सस्पेंड भी कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं। और स्पीकर आपके डिसाइड करेंगे कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं, है ना। इसमें स्पीकर का डिसीजन फाइनल है। जो लोकसभा में स्पीकर को पावर थी डिसाइड करने की, मनी बिल या फिर ऑर्डिनरी बिल। अच्छा, रिमूवल प्रोसेस क्या होता है स्पीकर का? तो ये अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, बस इनको 14 दिन का पहले का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। और इस पीरियड में ये स्पीकर के तौर पे काम नहीं करेंगे। ये अपने कि असेंबली में एक रिजोल्यूशन ला करके, एक प्रस्ताव ला करके इन्हें हटाया जा सकता है, बशर्ते ये प्रस्ताव का इनको नोटिस पहले से इनको सूचित किया जाना चाहिए 14 दिन पहले। और उस केस में डेप्यूटी स्पीकर आपके स्पीकर के तौर पे काम करेंगे। और जैसे ही 14 दिन बाद रिजोल्यूशन पास हो जाता है बाई मेजॉरिटी, मेजॉरिटी किससे पास होता है, तो जो आपके देन आपके जो स्पीकर हैं वो अपने ऑफिस से रिमूव मान लिए जाएंगे, वो अपने पद से हटा दिए जाते हैं। रेजिग्नेशन, तो ये अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। डेप्यूटी स्पीकर की कौन सी पोस्ट है? तो ये डेप्यूटी स्पीकर भी आपका मेंबर्स में से इलेक्ट होते हैं। इनका क्वालिफिकेशन या मेंबर्स में होते हैं, जो मेंबर्स इलेक्ट हुए रहते हैं उन्हीं में से आपके डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। फंक्शंस क्या होता है? तो जब आपके स्पीकर एब्सेंट है, या तो उन्हें हटा दिया गया है, या फिर अगर स्पीकर प्रेजेंट ही नहीं है, किसी रीजन से एब्सेंट है, तो उस केस में स्पीकर का काम आपके डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। और ये अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देते हैं। नाउ कमिंग टू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद। ठीक है, तो ये जो आपका है ये सारे राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है। मिनिमम स्ट्रेंथ इनकी 40 होनी चाहिए, और आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ है असेंबली की उसका 1/3। जैसे आपका असेंबलीज में मैंने पढ़ा ना कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है असेंबलीज की? 500। मैक्सिमम में कौन सा स्टेट है? तो 403 पे आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में अगर इस काउंसिल है, जो कि है उत्तर प्रदेश में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो यहाँ पे 1/3 जितने भी मेंबर्स आएंगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 133 के अप्रॉक्स आएंगे।
133, 34, तो ये सारे आपके 134 होंगे। हाँ, तो इतना आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है यूपी की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो डिपेंड करेगा एग्जैक्टली है कितना। ठीक है, जिस प्रकार से आपका राज्यसभा होता है उस प्रकार से ये अपर हाउस होता है स्टेट के अंडर में, है ना। और इसका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ है दैट इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। इलेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन होता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्ट पीपल करते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और 1/6 जो स्ट्रेंथ होती है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, गवर्नर को नॉमिनेट करते हैं 1/6। और इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्ट होते हैं। 1/3 मेंबर्स आपके पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से इलेक्ट होंगे। 1/3 आपके एमएलए इलेक्ट करते हैं। 1/12 मेंबर्स को ग्रेजुएट्स, उस स्टेट में जितने भी ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पास कर रखा है, स्नातक की डिग्री ले रखी है, तो वो चुनते हैं। और 1/12 को टीचर्स नियुक्त करते हैं, उस स्टेट में जो कोई भी टीचर के पद पे रहते हैं। और 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, तो 1/12 यहाँ पे 1/6 आ गया, 1/6 आ गया, 1/3, 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3 टोटल कंप्लीट। ये हो गया आपका इलेक्शन इसका प्रोसीजर। अब जो स्टेट्स आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो आपके उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है। देखिए पहले इसका एक ट्रिक था, JAMBKUT, इतने स्टेट्स में था, बट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आपका यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर अभी एबॉलिश हो रखा है, JNK का एबॉलिश हो रखा है। बाकी आपका ए से है आंध्र प्रदेश, और M से है महाराष्ट्र, B से बिहार, K से कर्नाटका, U से यूपी, T से तेलंगाना। इन सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। जम्मू कश्मीर में भी था बट अभी ये विथहेल्ड है फ्रॉम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। टर्म जो होता है ये परमानेंट हाउस होता है, जिस प्रकार से राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस होता है उसी प्रकार से लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट हाउस होता है। एंड इट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये एबॉलिश होगा, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू बट नॉट डिसॉल्व, है ना। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यहाँ पे इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं ये एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होते हैं, जिस प्रकार से आपके राज्यसभा में होते हैं 1/3 मेंबर्स। और इसका जो मेंबर्स का कार्यकाल होगा वो 6 साल का होगा। वहीं पे अगर असेंबलीज के मेंबर्स का देखा जाए तो असेंबलीज के केस में 5 ईयर्स है, ये असेंबलीज के केस में है। और रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। क्वालिफिकेशन देखिए तो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे 30 साल की मिनिमम एज चाहिए होती है, वेयर एज वहाँ पे इस असेंबली में 25 साल। और रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए उस राज्य के अंदर। रेजिग्नेशन, तो ये अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे सकते हैं। चेयरमैन जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो उसी काउंसिल के मेंबर होते हैं। देखिए राज्यसभा में और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये थोड़ा डिफरेंस है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ही इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो चेयरमैन के तौर पे होते हैं, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो वहां से इलेक्ट नहीं होते। इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन मेंबर्स का 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे देखा जाए तो इनमें से ही इलेक्ट होते हैं। चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स, है ना। इट इज अनलाइक राज्यसभा वेयर द चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेम एंड इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। रेजिग्नेशन, तो डेप्यूटी चेयरमैन आपका रेजिग्नेशन चेयरमैन को दे सकते हैं। अच्छा, बिल्स कैसे पास होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, हाउ द बिल्स आर पास। तो बिल्स आपके जो स्टेट लेवल पे होते हैं ये 2 कैटेगरीज में होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स, है ना। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में सारे बिल्स आपके असेंबली में होते हैं, असेंबली में इंट्रोड्यूस होते हैं, वहां से पास होने के बाद में ये गवर्नर के पास जाते हैं, आफ्टर गवर्नर एसेंट ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं पे काउंसिल होगा तो काउंसिल में भी इनको काउंसिल से भी लाया जा सकता है, लेकिन मनी बिल केवल केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है।
अच्छा ध्यान दे, तो जो अल्टीमेट अथॉरिटी है ना पास करने की, वो केवल आपके असेंबली के पास में, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में, काउंसिल के पास में नहीं है। अगर डेडलॉक होता है, कोई बिल पास नहीं हो पाता, तो उस केस में आपका ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। जिस प्रकार से पार्लियामेंट में डेडलॉक होने पे ज्वाइंट सिटिंग बिठा करके दोनों संयुक्त बैठक के साथ में बिल को पास करते थे, ऑर्डिनरी बिल्स को, वो वाला प्रोविजन आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को नहीं मिलता है। दिस इज सिचुएशन वेयर अ बिल इज पास बाय वन हाउस एंड रिजेक्टेड बाय द अदर। एक हाउस में पास होकर अदर में रिजेक्ट हो जाए, तो आप ज्वाइंट सिटिंग बिठा करके उसको पास कर देते हो। तो वो वाले सिनेरियो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। When a bill originating in the legislative council is passed and sent to assembly, तो या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा असेंबली द्वारा, तो ये रिजेक्ट मान लिया जाएगा और यहाँ से डेड हो गया। उसके बाद में यहाँ पर रिकंसिडरेशन वाला सीन नहीं है। राज्यसभा के केस में थोड़ा है, लीवरेज है कि वहाँ से रिकंसिडर किया जा सकता है, बट यहाँ पे रिजेक्ट तो रिजेक्ट। हाउ द राज्यसभा के केस में आप जॉइंट सिटिंग बिठा करके वहाँ पे फिर उसको पास करा सकते हो, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। किस प्रकार से ये क्रिएट होते हैं और एबॉलिश किए जाते हैं, तो देखिए पार्लियामेंट जो होता है ये आपका इस्टेब्लिश करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को। द असेंबली पासेस अ रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी। अगर उस स्टेट की असेंबली एक स्पेशल मेजोरिटी से पास करती है, तो पार्लियामेंट आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाता है। इफ द पार्लियामेंट बाय अ मेजोरिटी, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए, एक्सेप्ट द सेम, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी एस्टेब्लिश्ड। किसी भी स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली ने एक सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से पास किया, एक आपका जो स्पेशल मेजोरिटी बोले तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपके जो जो लोगों ने पास किया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, फिर वो पार्लियामेंट के पास में जाएगा, तो पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजोरिटी से भी एक्सेप्ट करके एक लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर सकती है। और सेम प्रोसेस में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश भी किया जा सकता है, ठीक है, बाय पार्लियामेंट एक्ट। वैसे तो ये परमानेंट हाउस होते हैं, अनलेस इसको पार्लियामेंट ना एबॉलिश करे, ये परमानेंट हाउस है, ये आपके एबॉलिश नहीं होते, ये केवल डिसॉल्व होते हैं। सो यहाँ पे आपका स्टेट लेजिस्लेचर का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में एग्जीक्यूटिव्स क्या पढ़ेंगे स्टेट में, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर। तो नेक्स्ट टॉपिक में आगे उनको हम पढ़ते हैं। सो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।